अभी मिडनाइट का टाइम था और बाहर सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था। चारों तरफ सुनसान था कि बाहर से सिर्फ और सिर्फ 2-4 स्ट्रीट डॉग्स की आवाज़ सुनाई दे रहा था। तभी किसी इंसान ने इतना जोर से चिल्लाया कि मानो चीखने वाले का और सुनने वाले का रूह तक कांप गया। वेंचिंग, जो कि अपने कमरे में सो रही थी, तुरंत अपने आंखों को खोलता है और अपने रूम से उठकर भागने लगता है। वेंचिंग एक रूम के सामने जाके खड़ी हो जाती है और तुरंत जोर से दरवाजे को धक्का मारने लगती है। वो बहुत ही ज़्यादा टेंस थी और साथ ही साथ दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रही थी। वो बार बार एक ही बात कह रही थी, विंग विंग प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, विंग क्या कर रहे हो तुम अंदर, विंग। लेकिन अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आ रहा था, मानो कि अंदर की वो इंसान गहरी नींद में सो रहा था या फिर मर ही गया था। वेंचिंग जोर जोर से रो रही थी और उस इंसान के नाम को लेकर चिल्ला रही थी। जब उसे लगा कि वो दरवाज़ा नहीं खोल सकती, तब तुरंत उसने अपने भाई को आवाज़ दिया, निंग निंग कहाँ हो तुम, जल्दी से स्टेयर के लेके आओ, विंग विंग दरवाज़ा नहीं खुल रहा है। वेंचिंग के ट्विन सिस्टर वेंचिंग का नींद थोड़ा सा ज़्यादा गहरा था। वो जब एक बार सो जाता था तो उसे उठाने के लिए बहुत आवाज़ देना पड़ता था, तब जाके वो उठता था। लेकिन आज वेंचिंग की आवाज़ को सुनकर वेंचिंग तुरंत उठ गया और अपने रूम के बाजू से स्टेयर की लेके तुरंत वेंचिंग की तरफ चला गया और पूछा किसी से, फिर से क्या। वेंचिंग ने कहा, हाँ फिर से, देखो ना वो फिर से दरवाज़ा नहीं खोल रहा है। उसने इतना जोर की चीख मारी, मुझे लगता है कि फिर से उसे पैनिक अटैक आया है, फिर से उसे नाइट में आया है, जल्दी जल्दी दरवाज़ा खोलो नहीं। वेंचिंग तुरंत उसके सीजे को दरवाजे के सामने से हटाता है और दरवाजे को खोलने लग जाता है। एक ही बारी में उसने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलते ही वेंचिंग और विंग तुरंत अंदर चला जाता है और विंग के हाथों को पकड़कर विंग को उठाने लगता है। जब वेंचिंग विंग के फोरहेड पे हाथ रखती है तो देखता है कि विंग के बॉडी पूरा फीवर से तप रहा था और विंग बिल्कुल बेहोश होने की कगार पर चला गया था। वेंचिंग तुरंत वेनिंग को कहता है कि जल्दी जल्दी डॉक्टर को फ़ोन करो। वेनिंग अपना पॉकेट से फ़ोन निकालता है और डॉक्टर को जल्दी जल्दी में फ़ोन लगाने लगता है। डॉक्टर दूसरी तरफ से डॉक्टर कहता है कि वो अभी आ रहा है। दूसरी तरफ विंग, जो कि थोड़ी देर पहले एक नाइटमेयर देख के चिल्ला के उठा था, जब वो उठता है तो वो महसूस करता है कि उसके पूरे बदन दर्द कर रहा था। उसके बॉडी में मानो थोड़ा सा भी जान नहीं था कि वो अपने आप को संभाल सके और अपने पेट से उठ सके। तभी उसने महसूस किया कि कोई दरवाजे पर नॉक कर रहा है। उसे पता था कि यह वेंचिंग था, लेकिन विंग इस हालत में ही नहीं था कि वो वेंचिंग को कुछ जवाब दे सके। विंग जब वेंचिंग को कुछ बोलने चाहता है तो वो महसूस करता है कि उसके गला पूरा सूख रहा था। वो अपने मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल पा रहा था और उसकी पूरा बॉडी पे क्रैम्प आ गया था। विंग के हड्डियों में इतना ज़्यादा पेन हो रहा था कि उसे लग रहा था कि किसी ने उसके पूरे हड्डियों को एक ट्रक के नीचे फेंक दिया है और उसके हड्डियों पर ट्रक क्रैश करते हुए चल रहा है। विंग तब अपने मन ही मन सोचता है कि शायद ही उसका आखिरी दिन है। क्या वो लंजा को एक आखिरी बार बिना देखे ही, बिना भाई बोले ही इस दुनिया को छोड़कर चला जाएगा। लेकिन शायद उनकी किस्मत से ऐसा नहीं लिखा था, क्योंकि तभी वेंचिंग दरवाज़ा खोलती है और दोनों सिबलिंग्स विंग की तरफ दौड़ के आता है। जब तक डॉक्टर आते तब तक वेंचिंग को कहती है कि वो विंग को पानी ला के दे। विंग के बेड साइड टेबल में से एक जग रखा हुआ था जिसमें पानी था। वो एक ग्लास में उस वाटर को डालते हुए वेंचिंग को देता है। वेंचिंग उस पानी को विंग के मुंह के सामने ले जाती है, लेकिन विंग खा नहीं पाता। वेंचिंग उस ग्लास को विंग को कैसे भी करके पानी पिला देता है। उसके बाद विंग के जान में जान आया था, लेकिन विंग बहुत ही ऑकवर्ड पोजीशन में सोया हुआ था और सोते सोते पानी खा रहा था, जिसकी वजह से थोड़ा सा पानी विंग के गले में अटक गया था और विंग को खांसी आ गया था। लेकिन पानी को पीने के बाद विंग के गले की खराश ही दूर होता है और विंग फाइनली थोड़ा थोड़ा बोल पाता है। देखते देखते डॉक्टर आ जाता है और विंग को चेकअप करते हैं। डॉक्टर विंग को पूछता है कि आखिर विंग को ठंड कैसे लगी, क्या उसने कुछ ठंडा खा लिया था या फिर उसने कोल्ड शावर लिया था। विंग डॉक्टर को बोलता है कि उसने कोल्ड बाथ लिया था करीब 2-3 घंटे तक, जिसके बाद विंग को फीवर चढ़ गया था। डॉक्टर विंग को ड्रिप वगैरह चलाते हैं और कुछ दवाई देते हैं। वेंचिंग से कह देते हैं कि कब कब वो दवाई विंग को देना है। उसके बाद डॉक्टर विंग का ख्याल रखने के लिए बोलकर चला जाता है। डॉक्टर के जाने के बाद वेंचिंग विंग को बहुत ज़्यादा डांटती है। वो कहती है कि आखिर तो अपना ख्याल क्यों नहीं रखता और तूने इतने टाइम तक कोल्ड बात क्यों लिया था। विंग वेंचिंग को कहती है कि वो बस थका हुआ था और स्ट्रेस फ्री होना चाहता था, इसलिए उसने कोल्ड बात लिया था। वेंचिंग को बहुत ज़्यादा डांटता है और उसे समझाता है कि तेरे ऊपर 100-200 लोगों की जिम्मेदारियाँ है। अगर तू ऐसे बीमार पड़ जाएगा तो तू सोच उन लोगों को फैमिली का क्या होगा, वो लोग अर्न कहाँ से करेंगे। अगर तुझे कुछ हो गया तो फिर उन लोगों का घर पे चूल्हा भी बंद हो जाएगा। क्या तूने खुद जो लाइफ जीता हुआ आया है, तू भी चाहता है कि दूसरे भी वो लोग भी वही लाइफ जिए। विंग नामे से हिला देता है। विंग को बहुत ज़्यादा समझाता है और फिर थोड़ी देर बाद उस दवाई के असर से विंग को नींद आने लगता है और वो लोग विंग को सुलाकर बाहर चले जाते हैं। बाहर जाते हुए वेंचिंग कुछ सोच रही थी, तभी उसका ब्रदर वेंचिंग ने पूछा कि सीजे अब क्या सोच रही हो। वेंचिंग से कहता है कि आजकल वो नाइटमेयर उसे ज़्यादा ही आने लगा है, हमें डॉक्टर को फ़ोन करना होगा, उसे फिर से साइकेट्री के पास भेजना पड़ेगा।
विंग कहता है ठीक है सीजे, मैं कल सुबह को डॉक्टर को फ़ोन कर लूँगा कि कब वो फ्री होगा और मैं विंग का अपॉइंटमेंट फिक्स कर दूँगा। विंग कहते हैं कि ठीक है, तुम ज़रूर कल फ़ोन करना, विंग को जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा वरना वो फिर से उसी हालत में चला गया तो मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगी कभी। विंग हाँ में सिर हिलाती है और दोनों सिबलिंग्स सोने के लिए चले जाते हैं। अगले सुबह विंग जब आंखें खोलता है तब वो खुद को बहुत ही ज़्यादा हल्का और फ्रेश महसूस कर रहा था। रात को विंग को जो ड्रिप चढ़ाया गया था वो सिर्फ एक ही बॉटल था, जिसके बाद वो ख़त्म होने के बाद विंग के हाथों से ड्रिप भी निकाल दिया गया था। और रात में अच्छे से सोने के बाद विंग को थोड़ा सा अच्छा महसूस हो रहा था। वो जाके शावर ले लेता है और फिर रेडी होके खाने के लिए ब्रेकफास्ट टेबल पे चला जाता है। विंग ने ऑलरेडी अपने घर के मेट से कहकर ब्रेकफास्ट टेबल को खाने से भर दिया था। विंग जाता है और थोड़ा कुछ खाता है, उसके बाद वो निकलने लगता है। दोनों विंग सिबलिंग विंग को रोकते हुए कहता है कि विंग रोकता है और उनके इस तरफ घूमता है और कहता है कि अरे मैं ठीक हूँ, मैं अब फ्रेश फील कर रहा हूँ, कुछ नहीं होगा, मुझे ऑफिस जाना है। विंग कहती है कि ठीक है तुम ऑफिस चले जाना, हम इस वजह से तुम्हें रोकने के लिए नहीं कह रहे हैं। विंग ने पूछा तो फिर तब विंग ने कहा कि मैं डॉक्टर को फ़ोन करके तेरा अपॉइंटमेंट फिक्स कर रहा हूँ, तो ऑफिस से सीधा डॉक्टर के चैम्बर में चला जाना। विंग कहता है कि फिर से तुम लोग मेरे पीछे पड़ गए, मैंने कहा ना कि मुझे और कोई ट्रीटमेंट वगैरह नहीं लेना है, मैं ठीक हूँ। विंग कहता है कि नहीं तो ठीक नहीं है। तो विंग कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ठीक मुझे, मैं परफेक्ट हूँ, तुम लोग फिर से मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो यार। तब विंग कहती है कि देख विंग, हम तेरा भला चाहते हैं और 2 दिन से हम देख रहे हैं कि तू कुछ ज़्यादा ही अच्छा है, तो हमें नहीं बताता है ना, लेकिन फिर भी हमें पता चल जाता है। तो हर रात को उस नाइटमेयर को देखता है और चीख चीख के उठता है, तेरी वजह से हमारा नींद भी खराब हो जाता है। विंग कहता है कि क्या मैं हर रोज़ चीख के उठता हूँ। तब विंग कहती है कि हाँ, तू हर रोज़ इतनी गंदी तरह से चीखता है कि हम सब डर जाते हैं। विंग अपने मन में सोचता है लेकिन मुझे तो पता ही नहीं चला कि मैं कब चिल्लाता हूँ। मुझे पता है कि मुझे हर रोज़ वो नाइटमेयर्स आते हैं और मैं नहीं चाहता कि मैं इससे छुटकारा पाऊँ। वो मेरे दिमाग का वो हिस्सा है जो मैं बार बार रिपीटेडली देखना चाहता हूँ। अगर मुझे वैसे नाइटमेयर आता है तो भी ठीक है, कम से कम मैं सपने में तो उसका चेहरा देख पा रहा हूँ ना, इसी में मैं खुश हूँ। मैं नहीं चाहता किसी का ट्रीटमेंट। वो इन लोगों को कहता है कि देखो मुझे नहीं चाहिए किसी का ट्रीटमेंट और मैं जैसा भी हूँ जो भी हूँ खुश हूँ, तुम लोग मुझे परेशान करना बंद करो। विंग कहती है कि देख विंग, मैं एक लास्ट बार कह रही हूँ, तुझे जाना है मतलब जाना है। विंग कहता है कि अब तो मुझ पर रॉब भी चढ़ने लगी है। विंग कहती है कि हाँ, और ज़रूरत पड़ने पर मैं और भी कुछ कर सकती हूँ, और वो तो अच्छे से जानता है। ये कह के वो अपने हाथों से कुछ पिन्स वगैरह निकालने लगी। विंग वो देख के डर गया क्योंकि विंग सिर्फ चाइनीज़ मेडिसिन की प्रैक्टिस करती थी और वो साथ ही साथ एक्यूपंक्चर भी सीख रही थी। उसके पास हमेशा कुछ नीडल्स होते थे। विंग हर वक्त अपने लिए कोई ना कोई बकरा ढूंढती रहती थी जिसके ऊपर वो अपना एक्यूपंक्चर की प्रैक्टिस कर सके। विंग और वेनिंग तो काफ़ी बार वेंजिंग की पकड़ा बन चुका था, इसलिए विंग को फिर से डर था कि अगर वो मना करेगा तो वेंजिंग फिर से उसके साथ वो सब करने लगेगी। इसलिए विंग ने डरते हुए तुरंत हाँ कह दिया और कहा कि मैं चला जाऊँगा। ये कह के वो तुरंत वहाँ से निकल गया। विंग के जाने के बाद वेनिंग हंसने लगा और अपने सीजे की तरफ देखकर कहा, सीजे तुम भी कमाल की हो, कम से कम इस हालत में तो उसे छोड़ देते। तब भी वेनिंग चिक्कू से भरी नजरों से वेनिंग को देखती है और कहती है कि तो क्या तुम्हें चाहिए। लेकिन वेनिंग डरते हुए तुरंत वहाँ से भाग जाता है। वेनिंग एक जोर से सांस लेती है और अपने नीडल्स को अपने कपड़ों के अंदर एक बॉक्स में भर के एक सिक्योरली रख देती है। वहीं इतना फ्रस्ट्रेटेड था कि उसकी जो कोई भी एम्प्लॉय किसी भी काम से उनके पास आ रहा था वही तुरंत उन लोगों को डांट दे रहा था। वही उन लोगों से कहता है कैसे काम कर रहे हो तुम लोग, हाँ ऐसे 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 इतना सारा अगर फॉल्ट रखोगे काम में तो फिर हमारी कंपनी आगे कैसे बढ़ेगी, जाओ आज जाके सही करके लेकर आओ। जो कोई भी आज विंग के केबिन में एंटर कर रहा था और दुखी होकर विंग के केबिन से बाहर निकल रहा था। बाहर सभी लोग गॉसिप कर रहे थे कि अरे सीईओ को आज क्या हुआ। 2-3 दिन से वो कुछ परेशान परेशान सा दिख रहा था, लेकिन आज तो उसने सभी को अच्छे से धो दिया था। सब लोग विंग के बारे में गॉसिप कर रहे थे और ये विंग को भी पता था। विंग अपने केबिन के दरवाजे को लगाकर अपने चेयर में जाके बैठ जाता है और अपने पॉकेट से एक फ़ोन निकालकर उस फ़ोन में कुछ सर्च करने लगता है। वो एक फ़ोन में एक फ़ोटो को निकालता है और उसे देखने लगता है। विंग उस फोटो को देखते हुए ये कहता है, हाय कैसे हो तुम, तुम्हें पता है 6 साल बीत गया है। इन देखते देखते इन 6 सालों में मैंने क्या कुछ नहीं किया। मैं जो चाहता था मैं वो सब कुछ अचीव किया। मेरा गोल बहुत बड़ा था, मैं अपने गोल की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ। लेकिन क्या तुम मुझे दोबारा कभी मिलोगे? क्या क्या तुम मुझे भूल गए हो? क्या तुम्हें मैं ज़रा सा भी याद नहीं हूँ? इन 6 सालों में सब कुछ बदल गया, लेकिन तुम्हारे लिए मेरा प्यार अभी भी वैसा ही है। इन 6 सालों में एक भी ऐसा दिन नहीं गया जिस दिन मैंने तुम्हें याद ना किया हो, जिस दिन तुम्हें सोचकर मेरी आंखों में आंसू ना आया हो। लेकिन तुम तो शायद मेरे सामने आना भी नहीं चाहते। तुम शायद अभी भी दुनिया के किसी कोने में बैठकर मुझसे नफरत करते होगे।
लेकिन ट्रस्ट में लव, मैंने कभी भी तुमसे प्यार करना नहीं छोड़ा। आज भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए ठीक वैसा ही प्यार है जैसा ठीक 6 साल पहले था। मेरी एक गलती के लिए तुमने मुझे छोड़ के चला गया। तुमने एक बार भी मेरी बातों को सुनने की, समझने की कोशिश नहीं किया। लेकिन मैं अपने आप को प्रॉमिस करता हूँ कि मैं एक ना एक दिन तुम्हारे पास पहुँच जाऊँगा। मैं ठीक तुम्हें ढूंढ निकालूंगा और मैं तुम्हें सारी एक्सप्लेनेशन दूंगा। उस दिन तुम्हें मेरी बातों को सुनना ही पड़ेगा। बस कुछ साल और मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। धीरे धीरे मेरी कंपनी ग्रो कर रहा है। देखते देखते मैं एक दिन उस मुकाम को छूऊंगा जिस मुकाम पर जाने के बाद मैं तुमसे मिल पाऊँगा। और उस दिन मैं तुम्हें प्रूव कर दूँगा कि मैं कोई पैसों की लालच के लिए तुम्हारे पास नहीं था। मैं बस तुमसे प्यार करता था, इसीलिए तुम्हारे पास था। मैंने कभी भी अपने आप को इजाज़त नहीं दिया कि मैं तुमसे दूर जाऊँ या फिर तुम्हारे बारे में सोचना बंद करूँ। मैंने कभी भी अपने आप को अलाउ नहीं किया कि मैं अपने दिल में जो प्यार है उसे कम कर दूँ। तुम शायद मुझ पर यकीन नहीं करोगे, लेकिन आई लव यू, स्टिल आई लव यू, आई रियली लव यू। आज तक मैंने हम दोनों की वो सारी यादों को संभाल के रखा है। तुम्हें पता है, मैंने अपना फ़ोन नंबर भी नहीं चेंज किया, बस इसी उम्मीद में कि तुम कभी ना कभी तो मुझसे फ़ोन करोगे। कभी ना कभी मेरे फ़ोन में तुम्हारे लिए रिंग बजेगा और कभी ना कभी तो तुम मुझे अनब्लॉक करोगे। लेकिन उस दिन के बाद तुमने कभी भी मुझे अनब्लॉक नहीं किया। मैंने सभी के फ़ोन से तुम्हें कॉल करने की कोशिश किया, लेकिन तुमने अपना नंबर ही चेंज कर दिया। लेकिन मैं आज भी उसी जगह खड़ा हूँ। इंसान वही है, इमोशंस वही है, फीलिंग्स वही है, बस समय बदल गया है। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ लंजा कि एक दिन मैं उसी जगह पर खड़ा होऊंगा जिस जगह पर तुमने कभी मुझे देखने की सपने देखा था। उस दिन तुम मुझ पर प्राउड फील करोगे। तुम कहोगे, तुम खुद सोचोगे कि मैं कोई बेट की वजह से तुम्हारे साथ नहीं था। मैं तुम्हारे साथ इसलिए था क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था। एक ना एक दिन तुम जरूर समझ जाओगे लंजा। एक है कि विंग अपने फ़ोन को अपने पॉकेट के अंदर रखने जा रहा था कि तभी उसे एक नोटिफिकेशन की साउंड सुनाई दिया। उसे पता था कि ये क्या हो सकता है। विंग का उसके साइकेट्रिस्ट के साथ जो भी अपॉइंटमेंट था उसका टाइम और जगह विंग ने विंग को मेंशन कर दिया था व्हाट्सएप में। विंग बार बार उस मैसेज को देख रहा था। उसके अंदर कुछ हलचल हो रहा था। अगर ये किसी और दिन होता तो शायद विंग तुरंत जाने के लिए मना कर देता। यहाँ तक कि विंग ने तो कई दिन ऐसा किया भी था, लेकिन फिर भी विंग और वेंचिंग ने ज़बरदस्ती विंग को भेज दिया था। लेकिन आज कुछ अलग था। विंग खुद ही जानता है कि कुछ दिनों से उसकी हालत कैसे बदतर हो गया है और उसे डॉक्टर के पास एक बार दिखा लाना चाहिए। लेकिन इन द अदर हैंड विंग के माइंड बार बार उसे यही कह रहा था कि उसे जाना चाहिए। उसका हार्ट ना जाने क्यों जोर जोर से धड़क रहा था उस नंबर को देख के। विंग को अपने आप पर डाउट हो रहा था कि क्या वो जाने के लिए रेडी है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है। विंग ने इससे पहले भी उस डॉक्टर को दिखाया है, इनफैक्ट कई बार। लेकिन विंग हमेशा से डॉक्टर से भागता आया हुआ था, लेकिन ना जाने क्यों आज उसके दिल कह रहा था कि उसे एक बार जाना चाहिए। विंग सोचता है कि शायद ये इस वजह से है क्योंकि कुछ दिनों से विंग बहुत ही ज़्यादा डिवास्टेटेड और बिखरा हुआ फील कर रहा था। विंग के माइंड को शांति की ज़रूरत है। अगर शायद डॉक्टर हेल्प कर पाए तो विंग के लिए भी अच्छा होगा। इसीलिए विंग जाने के लिए राज़ी हो गया। शाम को विंग को वेनिंग का फ़ोन आया और विंग से वेनिंग ने कहा कि क्या तुम रेडी हो जाने के लिए। विंग ने कहा कि हाँ मैं रेडी हूँ। वेनिंग ने उसे बोला कि क्या मैं तुम्हें ड्रॉप करने के लिए आ जाऊँ। नहीं यार, तुम्हें आने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं अकेला चला जाऊँगा। ये बोलकर विंग अपने ऑफिस से निकल गया। डॉक्टर के क्लिनिक में जाने के बाद विंग रिसेप्शनिस्ट को अपना अपॉइंटमेंट बताता है और रिसेप्शनिस्ट उसे कहता है कि उसका नंबर थोड़ी देर बाद आने वाला है, तो वो जाकर वेट करे। विंग को बुला लिया जाएगा। विंग तुरंत जाके वहाँ बैठ जाता है और वेट करने लगता है। वो बार बार अपने फ़ोन में उसी मैसेज को चेक कर रहा था। ना जाने क्यों विंग का दिल आज जोर जोर से धड़क रहा था। इन कई सालों में विंग के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इनफैक्ट ये कह लो कि इन कई सालों ने विंग ने तो अपने आप को पूरा अंदर से मरा हुआ महसूस किया था। विंग ने किसी भी फीलिंग्स का महसूस नहीं किया था, लेकिन ना जाने क्यों आज इसका ये बेचारा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। शायद कि मैं डॉक्टर के पास बहुत दिन बाद आया हूँ, इसीलिए मेरा दिल ऐसे रिएक्ट कर रहा है। ये सोचते हुए विंग अपने चेस्ट में अपने हाथों को फिराने लगा और अपने बढ़े हुए हार्ट बीट को शांत करने लगा। एक एक करके वहाँ सभी पेशेंट को अंदर बुलाया जा रहा था। विंग के पहले वहाँ 3 पेशेंट गया, उसके बाद विंग का नंबर था। फाइनली विंग का नाम अनाउंस किया गया। जब तक कि विंग बैठा था, विंग को इतनी ज़्यादा बेचैनी हो रहा था। विंग को लग रहा था कि कब उसका नाम पुकारा जाएगा। लेकिन हैरानी की बात तो ये था कि विंग इस साइकेट्रिस्ट को कई सालों से दिखाता हुआ आया है, करीबन 5 सालों से, लेकिन विंग को कभी भी ऐसा फीलिंग्स का एहसास नहीं हुआ था। फाइनली असिस्टेंट ने विंग को बुला लिया और कहा, सर प्लीज़ दिस वे। विंग असिस्टेंट को देखता है, लेकिन असिस्टेंट आज कुछ अलग थी। यह वो असिस्टेंट नहीं थी जो कि हमेशा से उस डॉक्टर के पास होती थी। विंग एक बार के लिए सोचा कि वो पूछेगा, लेकिन इससे पहले ही असिस्टेंट ने विंग के साथ अंदर चला गया। विंग को असिस्टेंट से पूछने का मौका ही नहीं मिला। विंग अंदर जाता है तो देखता है कि वो डॉक्टर विंग की तरफ दरवाजे की तरफ पीट करके हुए बैठा हुआ था। विंग जैसे जैसे एक एक कदम अंदर बढ़ा रहा था, विंग के दिल जोर जोर से धड़क रहा था।
विंग को लग रहा था कि क्या वो पागल तो नहीं हो गया है, क्योंकि इससे पहले विंग के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। अचानक से विंग इतने ज़्यादा बेचैनी क्यों महसूस कर रहा था। खैर जो भी हो, विंग अब साइकेट्रिस्ट के पास था और विंग सोचता है कि वो उस डॉक्टर से ही पूछ लेगा। फाइनली विंग को उसके चेयर पे बैठाया जाता है। विंग जब अपने चेयर पे बैठकर उस डॉक्टर की तरफ देखता है तो विंग पूरा हैरान हो जाता है, क्योंकि ये डॉक्टर वो डॉक्टर नहीं था जिसे कि विंग पहले से दिखाता हुआ आया था। विंग का वो डॉक्टर नहीं था, ये कोई और ही था। ये तो विंग के लिए वो इंसान था जिसकी ज़रूरत सच में विंग को अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए था। ये कोई और नहीं, ये विंग का वही खोया हुआ पैर था जिसे कि विंग ने 6 साल पहले अपने स्टबर्नेस के चलते खो दिया था। विंग ने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, विंग ने हर जगह पागलों की तरह ढूंढा, हर वो मुमकिन कोशिश किया था कि वो अपने पैर से मिल पाए, लेकिन उसे अपने पैर के बारे में थोड़ा सा भी जानकारी नहीं मिला था कहीं से। लेकिन विंग ने जब सभी उम्मीदों को खो चुका था, आज ये इंसान विंग के सामने था, वो भी एक डॉक्टर। विंग को अपनी आंखों से भरोसा ही नहीं हो रहा था। विंग को ऐसा लगा कि शायद वो डे ड्रीमिंग कर रहा था इतने दिनों से ना सोने की वजह से। विंग हैरान होकर उस इंसान की तरफ देखने लगा। उस इंसान ने विंग को देखा और कहा, तो मिस्टर वेबुसियन। विंग ने कहा, हाँ। उस डॉक्टर ने कहा, हाँ आपका नाम वेबुसियन ही है ना। विंग ने हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन विंग अपने दिमाग में प्रोसेस कर रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। विंग ने देखा कि वो असिस्टेंट घर से बाहर चली गई है। विंग तभी अपने हाथों को धीरे धीरे उस इंसान की तरफ ले गया और उस इंसान के गालों पर अपना हाथ को रख दिया। जैसे ही विंग ने उस इंसान के बॉडी को छुआ, विंग के बॉडी में पूरा करंट सा दौड़ने लगा। विंग को महसूस हुआ कि ये वही इंसान है। हाँ हाँ, ये वही था। विंग अपने मन में सोचता है और उस इंसान की तरफ चेयर से उठ जाता है और आगे बढ़ने लगता है। विंग उसे गालों को सहलाता है और उसे कस के गले लगा लेता है और कहता है, लंजा लंजा तुम कहाँ थे, तुम्हें पता नहीं मैंने तुम्हें कितना ढूंढा कि तुम कहाँ थे और तुम यहाँ कैसे लंजा, तुमने एक बार भी मुझसे कांटेक्ट नहीं किया, क्यों लंजा क्यों। तभी उस डॉक्टर ने विंग को शांत करते हुए कहा, देखिए मिस्टर वेबुसियन, आप यहाँ एक पेशेंट है और प्लीज़ एक पेशेंट की तरफ रहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी दिमाग की बीमारी इतनी बड़ा नहीं है कि आप एक डॉक्टर के साथ ऐसा बिहेव करें। विंग उस इंसान को और भी ज़्यादा टाइटली हग कर लेता है और कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो लंजा, तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही हूँ लंजा, तुम ये लंजा हो, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो। तभी डॉक्टर लान वांग जी ने कहा, एक्सक्यूज़ मी, आप जरा मुझसे दूर हटेंगे, मुझे किसी का फिजिकल कॉन्टैक्ट पसंद नहीं है। विंग कहता है, लंजा क्या तुमने मुझे सच में नहीं पहचाना, तुम्हें क्या हुआ लंजा, तुम मुझे क्यों भूल गए। क्या इतना सब कुछ बदल गया है। ये सोचकर विंग ने उस इंसान को छोड़ दिया। विंग अपने आंसू भरे निगाहों से उस इंसान की तरफ देखने लगा, लेकिन उस इंसान को मानो विंग की इस निगाहों से कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला था। वो अपना स्ट्रिक्ट फेस लेकर विंग से कहता है कि देखिए आप मेरे पेशेंट है, आपके जो प्रीवियस डॉक्टर थे वो कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ कंट्री गया है और उसने ही मुझे अपनी जगह पर अपॉइंट किया है। मैं आज उसकी जगह पर हूँ, तो प्लीज़ आप बिहेव कीजिए, आप अपनी सीट पर बैठिए और मुझे सही से बताइए कि आपका प्रॉब्लम क्या है। ऐसे भी मैंने आपके फाइल्स को पढ़ लिया है और मुझे लगता है कि आपको शांति से मुझे सब कुछ बताने की ज़रूरत है। विंग अपने आप को काबू में नहीं रख पा रहा था। इतने सालों बाद वो उस इंसान को अपने सामने देख रहा था जिस इंसान से विंग ने कभी बेपनाह मोहब्बत किया था। विंग तो अभी भी उस इंसान से इतना मोहब्बत करता है कि उसके लिए जान तक देने के लिए राजी है, लेकिन वो इंसान विंग के सामने है और विंग के सामने ऐसा बिहेव कर रहा है जैसे कि विंग को जानता ही नहीं। ये बात विंग को बिल्कुल भी राज नहीं हो रहा था। विंग कैसे भी करके अपने आंसू को रोके हुए था। विंग तब नोटिस करता है कि वांग जी ने अपनी पॉकेट से फ़ोन को निकाला और किसी को फ़ोन लगाया। तुरंत एक नर्स अंदर आई और विंग के बीपी पल्स वगैरह चेक करने लगी। सब कुछ चेक कर लेने के बाद नर्स ने कहा कि सब कुछ सही है, बस अभी बीपी थोड़ा हाई है। डॉक्टर लान वांगची कहता है कि इसने थोड़ी देर पहले पैनिक किया था ना, इसीलिए ठीक हो जाएगा, तुम जाओ। ये कह के वांग जी ने उस नर्स को बाहर भेज दिया। विंग बस बैठे बैठे ये सब कुछ देख रहा था और उसके साथ जो हो रहा था वो बस होने दे रहा था। वो अपने लंजा से बातें करना चाहता था, लेकिन वो तो उसके साथ बातें करने का इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहा था। लंजा विंग से एक एक करके सारे सवालों को पूछता जा रहा था उसके हेल्थ रिलेटेड, जैसे कि उसको फर्स्ट कैसे पैनिक अटैक आया था, वो नाइटमेयर आता है, उसे कैसा नाइटमेयर आता है। विंग लंजा को सब कुछ बताना चाहता था। विंग लंजा को बताना चाहता था कि ये सब कुछ लंजा की वजह से हो रहा है। ये सब कुछ उस दिन से शुरू हुआ था जिस दिन लंजा विंग को छोड़ के चला गया था। विंग के बातों को एक बार के लिए भी सुनने की ज़रूरत नहीं किया, लेकिन विंग अपने इमोशन में इतना बह रहा था कि वो ये सब कुछ कह ही नहीं पाया। लेकिन विंग के सामने वाला ये इंसान विंग के साथ ऐसा बिहेव कर रहा था जैसे कि वो विंग को जानता ही नहीं, और विंग के सब्र का बांध टूट गया। विंग वहाँ बैठकर वांग जी के कुछ बातों को और नहीं सुन पा रहा था। विंग को ऐसा लग रहा था कि वांग जी उसके साथ ऐसा बिहेव करके विंग के दिल को और भी साथ अंदर से तोड़ रहा था, उसे झिंझोड़ रहा था। विंग तुरंत अपनी सीट से उठ गया और विंग ने कहा, आई एम सॉरी सर, मुझे लगता है कि मैं आज कुछ ठीक नहीं हूँ, मैं क्या हम कल कंसल्टेशन कर सकते हैं। वांग जी ने कहा, लेकिन आपको आज क्या प्रॉब्लम है, मैं ट्रीट कर रहा हूँ ना आपको। विंग कहता है, आई एम सॉरी सर, आज नहीं प्लीज़। वांग जी ने कहा, ठीक है, मैं अपने असिस्टेंट को कह दूँगा कि कल वो
आपका अपॉइंटमेंट रिशेड्यूल कर दिया जाए। विंग ने हाँ में सर हिलाया और अपने फाइल को पकड़ते हुए तुरंत वहाँ से निकल गया। विंग पागलों की तरह वहाँ से भागता जा रहा था। फाइनली विंग पार्किंग एरिया में अपना कार के पास पहुँच गया और अपने कार को लेकर जोर जोर से हाई स्पीड में चलाने लगा। विंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो किधर जा रहा है। देखते ही देखते वो अपने अपार्टमेंट पहुँच गया और वहाँ जाके अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और जोर जोर से रोने लगा। विंग जिस टाइम घर पे आया था उस टाइम वेंजिंग दोनों ही घर पे थे। विंग को ऐसे हालत में देखकर दोनों कंसर्न हो गए और विंग से पूछने गए, लेकिन विंग ने उन दोनों के मुंह के ऊपर ही दरवाज़ा बंद कर दिया। दोनों बहुत ही ज़्यादा टेंस हो गए क्योंकि अंदर से विंग की रोने और गुमराने की आवाज़ आ रहा था। विंग कहता है कि मैंने तो इसे डॉक्टर के पास भेजा था, लेकिन ये इस हालत में क्यों है। वेंजिंग कहती है कि क्या वो डॉक्टर के पास नहीं गया था। वेंजिंग कहता है कि हाँ गया था, मैंने डॉक्टर के असिस्टेंट को फ़ोन किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि विंग तब तक डॉक्टर के चैम्बर में एंटर कर चुका था। और सीजे मैं तुम्हें बताना भूल गया था कि ये डॉक्टर वो वाला डॉक्टर नहीं था जैसे कि हमने विंग को पहले से दिखाते हुए आया है। वेंजिंग ने पूछा, तो फिर ये कौन सा डॉक्टर था, तुमने उसके पास क्यों भेजा। वेंजिंग ने कहा कि दरअसल मैं कुछ दिनों से उस डॉक्टर को फ़ोन लगा रहा था, लेकिन वो आउट ऑफ कंट्री था। कल जब मैंने उसको फ़ोन किया तब उसने कहा कि भले ही वो आउट ऑफ कंट्री है, लेकिन उसने अपने एक होनहार स्टूडेंट जो खुद भी एक साइकेट्रिस्ट है वो उसकी जगह पर अपॉइंट किया है और वो विंग का फाइल उस डॉक्टर को भी भेज दिया है। हम विंग को वहाँ भेज दे, वो डॉक्टर विंग को ट्रीट कर लेगा। वेंजिंग कहते हैं, लेकिन तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई। निंग कहता है कि मैं भूल गया था सीजे। दरअसल कुछ दिनों से विंग की जो हालत था उसे देखते हुए मुझे लगा कि उसे तुरंत डॉक्टर के पास भेजने की ज़रूरत है। वेंजिंग कहता है कि आखिर क्या हुआ था वहाँ, अब तो वो बताएगा तभी हमें पता चलेगा। विंग अपने कमरे में अपने बालों को नोच रहा था और सारी चीज़ों को याद कर रहा था कि इन सालों में क्या कुछ नहीं हुआ। जब विंग को पता चला कि वॉन्जी उसे छोड़कर चला गया है, तब भी विंग कहीं ना कहीं इसी उम्मीद में था कि मिड टर्म में या फिर फाइनल एग्जाम में वॉन्जी ज़रूर वापस आएगा और तब विंग वॉन्जी से कॉन्टैक्ट करेगा, क्योंकि वॉन्जी ने विंग को हर जगह से ब्लॉक कर दिया था। लेकिन विंग तब शांत नहीं हुआ था। विंग अपने सारे फ्रेंड्स के फ़ोन से वॉन्जी के नंबर को मिला रहा था, लेकिन बाद में पता चला कि वॉन्जी ने अपना सिम ही बदल दिया, उसने अपना नंबर चेंज कर लिया था। वॉन्जी के जाने के गम में विंग इतना डूब गया था कि विंग धीरे धीरे अपने सारे फ्रेंड से अपना रिश्ता तोड़ लिया था और विंग अपना पढ़ाई में भी फोकस नहीं कर पा रहा था। वो तो उन दिनों विंग और वॉन्जी ने साथ में जो कुछ भी पढ़ा था, जिसकी वजह से विंग ने जैसे तैसे अपना एग्ज़ाम को कंप्लीट कर लिया था। भले ही विंग का रिज़ल्ट अच्छा आया था, विंग अपने स्कूल में टॉप किया था, जिसकी वजह से विंग को अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी मिल गया था, लेकिन विंग ने अपने लिए जो टारगेट सेट किया था, जिस मार्क्स लाने का, उतने मार्क्स विंग नहीं ले पाया था। विंग का हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगा था और विंग अपने मन में बहुत ही अजीब अजीब चीज़ें इमेजिन किया करता था और विंग को बहुत डरावना नाइट्स में आ रहा था, जिससे कि विंग देखता था कि वो एक अंधेरे कमरे में बंद है। उस अंधेरे कमरे में इतना अंधेरा था कि एक लाइट तक नहीं दिखाई दे रहा था और ना ही विंग अपने पास ही की कोई चीज़ देख पा रहा था। विंग को फिर धीरे धीरे अपना मदर दिखाई देता है, फिर विंग को अपना फादर दिखाई देता है, फिर उसे लंजा दिखाई देता है, जो सारे लोग विंग से धीरे धीरे दूर जा रहा था और विंग से कह रहा था कि तुम पनौती हो, तुम किसी के प्यार पाने के लायक नहीं हो, तुम वही अंधेरे के लायक हो बेबूसियान, तुम अंधेरे में घुट घुट कर मर जाओ। विंग अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके हालात उतना ही बिगड़ता जा रहा था। विंग के पास धीरे धीरे पैसे भी ख़त्म होने लगे थे, जिसकी वजह से विंग फिर से पार्ट टाइम करने लगा था। विंग के दोस्तों ने कहा था कि वो विंग को हेल्प कर देगा, लेकिन विंग अब ना ही उन लोगों से कोई हेल्प चाहता था और ना ही उन लोगों से कोई रिश्ता रखना चाहता था। विंग देखते देखते सभी से दूर हो गया। वो अब किसी के टुकड़े में बिल्कुल नहीं पलना चाहता था। वो अब खुददार बनना चाहता था। वो एक ऐसा इंसान बनना चाहता था जिससे कि उसका लंजा जब भी उसके पास वापस आए उसके ऊपर प्राउड फील करे। सभी लोग विंग से दूर हो गए थे, लेकिन वेंजिंग का शायद एक गिल्ट था कि शायद उसकी वजह से ही विंग के लाइफ में सारे प्रॉब्लम्स है। अगर वो उस दिन रियांग को विंग और वॉन्जी के रिलेशन के बारे में नहीं बताता तो शायद आज सब कुछ सही होता। उसी ने बताकर सब कुछ गलती कर दिया, जबकि विंग ने कितना भरोसा करके उसे अपने और लंजा के बारे में बताया था। इसी वजह से वेंजिंग ने कभी भी विंग का साथ नहीं छोड़ा। विंग इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम और परेशानियों से जूझ रहा था। विंग को लगा कि शायद वो अपने घर से कुछ दिन के लिए घूम आएगा तो उसका माइंड फ्रेश होगा, लेकिन जब वो अपने घर गया उसका अडॉप्टिव माता धुतकारते हुए उसे घर से निकाल दिया, ये कह के कि वो इतना जमींदार और इतना मैच्योर तो हो गया है कि खुद का ध्यान रख सकता है और वो उसे और नहीं पाल सकते। विंग फिर से बेसहारा हो गया था। विंग के पास से सारे रिश्ते नाते सब कुछ छीन गया था। विंग तो अपने सीचे और अपने ब्रदर जियांग का भी फ़ोन नहीं उठाता था। वो लोग कभी कभी विंग से मिलने आया करते थे, लेकिन विंग उन्हें अपने हालात के बारे में कुछ नहीं बताता था। फाइनली विंग एक बड़े कॉलेज में एडमिशन हो गया था। उसी कॉलेज में विंग का पीछा करते करते वेंजिंग और वेंडिंग भी गया था। जब लंजा विंग से अलग हो गया था
तब विंग ने बहुत कोशिश किया था लंजा से मिलने के लिए। उसने कई दिन तक लन कंपनी में गया और वो कहा कि वो लन सिचन से मिलना चाहते हैं, लेकिन हर बार रिसेप्शनिस्ट उसे यही कह के वहाँ से बाहर निकाल देती थी कि उसे अपॉइंटमेंट की ज़रूरत है। विंग कहता था कि आप उसे एक बार मेरा नाम तो बताओ, वो मुझसे मिलने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन रिसेप्शनिस्ट हर बार विंग को यही कह के वहाँ से निकाल देती थी कि पहले तुम अपॉइंटमेंट फिक्स करो। लेकिन विंग जब भी अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करता था, विंग को कभी भी अपॉइंटमेंट नहीं मिलता था। इसके साथ विंग के लाश के पास से कुछ उम्मीद भी टूट गया था। विंग के मन में कहीं ना कहीं ये उम्मीद था कि अगर वो सिचन से मिलेगा तो सिचन उंची को सब कुछ समझाएगा और विंग को भी समझेगा, लेकिन सिचन ने तो विंग से मिलने से ही इनकार कर दिया था। विंग को उस दिन समझ आ गया था कि पैसा और पावर क्या चीज़ है। अगर विंग के पास थोड़ा सा पैसा या पावर होता तो शायद आज वो सिचन से मिल सकता था और वांगजी के बारे में भी पूछ सकता था। वेनजिंग भी एक अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करती थी। उसने भी अपने डैड से पता करवाया वांगजी के बारे में, लेकिन वांगजी के बारे में उन लोगों को कोई भी बातें पता ही नहीं चला। उसी दिन विंग ने ठान लिया था कि वो अब बड़े आदमी बनेगा, एक बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनेगा। वो अपना नाम बनाएगा, वो अपना इतना नाम बनाएगा कि सब लोग उसे एक नाम से ही पहचानने लगे। अब विंग इस वजह से बड़े आदमी या फिर बड़े बिजनेसमैन नहीं बनना चाहता था, क्योंकि उसे रिस्पेक्ट चाहिए था या फिर उसे पैसा चाहिए था। उसे बस एक मौका चाहिए था वांगजी से मिलने के लिए। विंग को लगा था कि अगर वो उस मुकाम पर पहुंच गया तो कभी ना कभी तो वो वांगजी के साथ आमना सामना होगा ही, जिसके बाद विंग वांगजी को सारी बातें क्लियर कर सकता है। इसी वजह से विंग ने खूब सारा मेहनत किया। उसने कई सारी पार्ट टाइम जॉब की, हॉस्टल में के डॉर्मिटोरी में रहा और बहुत ही शिद्दत से अपना स्टडी को किया। कॉलेज के सेकेंड ईयर में ही विंग ने अपने लिए बहुत सारे पार्ट टाइम जॉब के लिए अप्लाई किया था, क्योंकि विंग एक स्टूडेंट था जिसकी वजह से उसे जॉब मिलने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। तभी वेनजिंग ने विंग को ऑफर दिया कि वो उसकी डैड की कंपनी में इंटर्नशिप कर सकता है, जिससे कि विंग को हर महीने एक अमाउंट मिलेगा और जिसके साथ विंग की स्किल भी डेवलप होगा। विंग अब अपने किसी भी दोस्त से किसी भी तरह की हेल्प नहीं चाहता था, लेकिन जब उसके पास और कोई रास्ता नहीं था तब उसने वेनजिंग के ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया और वेनजिंग के कंपनी में इंटर्नशिप किया। उसने 2 साल तक इंटर्नशिप किया, अपना पार्ट टाइम जॉब किया और बहुत ही मन लगा के अपना स्टडी भी किया। जिसके बाद विंग ने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद अपना एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया। विंग के अंदर एक जज्बा था कि उसे अपने प्यार से मिलना ही था, इसीलिए उसने उस काम में भी बहुत ज़्यादा मेहनत किया और आज विंग अपनी कंपनी का CEO था और विंग के अंदर करीबन 150 से 200 लोग काम करते थे। विंग के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि एक कंपनी ओपन करने के लिए जो अमाउंट चाहिए था, इन्वेस्टर्स चाहिए था, विंग को वो कैसे भी नहीं मिल रहा था। उसने बिजनेस लोन लेके अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, लेकिन अब विंग को ज़रूरत था इन्वेस्टर्स, लेकिन विंग को इन्वेस्टर्स नहीं मिल रहा था। विंग ने अपना एक आइडिया लगाया और अपना प्रोजेक्ट बनाया, जिसके बाद वो सारी बड़ी बड़ी कंपनी के पास जाता था खुद और अपने प्रोजेक्ट को दिखाता था। फाइनली विंग को इन्वेस्टर्स मिल गया था, जिसके चलते विंग ने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाया था उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके। फिर उसके बाद विंग धीरे धीरे ऐसे ही मेहनत करता गया और आज विंग एक सक्सेसफुल डेवलपमेंट बिजनेसमैन था। विंग ने अपनी कंपनी में सिर्फ और सिर्फ उसी लोगों को लिया था जिसके विंग को लगा था कि ये सब लोग ईमानदार है और इनके फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं था, उन्हें पैसों की ज़रूरत था। विंग ने उन सारे लोगों को काम दिया था, जिसके चलते वो लोग विंग के बहुत सारा इज्जत किया करते थे। लेकिन भले ही विंग ने इतनी ज़्यादा मेहनत किया था और अपने आप को कभी अलाउ ही नहीं किया था कि वो किसी भी तरह की इमेजिनेशन और गलतफहमी को पाले, लेकिन फिर भी विंग के दिमाग में हमेशा से ही लंजा था और लंजा ही रहेगा। विंग ने कभी भी लंजा को नहीं भूला था। विंग ने इतने मेहनत किया ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ लंजा के लिए, क्योंकि विंग लंजा को दिखाना चाहता था कि वो सिर्फ और सिर्फ लंजा के साथ पैसों के लिए नहीं था। विंग तो आज तक उस सदमे से बाहर ही नहीं आ पाया था। विंग को रात को इतने डरावना सपना आता था कि धीरे धीरे विंग की आंखों से नींद गायब हो गया और विंग को इंसोम्निया का प्रॉब्लम होने लगा। विंग धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगा था, क्योंकि उसके ऊपर एक तो लंजा का जाने का गम था, उसको गिल्ट था कि शायद उसकी वजह से लंजा का दिल टूट गया है, वो उसे छोड़कर चला गया है। उसके ऊपर विंग के ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियाँ थी, अपनी कंपनी को ओपन करना, अपनी कंपनी को ग्रो करना, अपने एम्प्लॉय को सैलरी प्रोवाइड करना, सभी कुछ विंग ने बहुत ही ज़्यादा शिद्दत और मेहनत से किया था। लेकिन इस सब के चलते विंग पूरा डिप्रेशन में चला गया था। ग्रेजुएशन के बाद विंग ने अपने सारे पैसे अपने बिजनेस को ओपन करने के लिए लगा दिया था, जिसके बाद विंग के पास रहने के लिए भी पैसा नहीं था। तभी वेनजिंग ने विंग से कहा था कि वो उनके अपार्टमेंट में रहे, लेकिन विंग ने फिर से हेल्प लेने से मना कर दिया था। तब वेनजिंग ने विंग को बहुत ही ज़्यादा समझाया कि अगर विंग उस बात के लिए गिल्टी है तो सेम गिल्टी उसी तरह से वेनजिंग भी है, क्योंकि ये सब कुछ वेनजिंग की वजह से ही शुरू हुआ था और वेनजिंग अभी तक गिल्टी है और वो अपने उस गिल्ट को थोड़ा सा कम करना चाहता है। अगर वो विंग उसके साथ रहेगा
तो शायद विंग के थोड़ा सा भी हेल्प करने पर विंचिंग अपने आँखों का भी माप करवाए। इससे ये सब कुछ कह के विंचिंग ने विंग को राज़ी करवा लिया था अपने अपार्टमेंट में रहने के लिए। विंचिंग अपने ब्रदर के साथ पहले से ही एक अपार्टमेंट में रहता हुआ आया था, अब विंग भी उनके साथ रहने लगा था। देखते देखते विंग और उन तीनों के बीच सब कुछ नॉर्मल होने लगा था, फिर से पहले जैसा, या फिर यूँ कहो कि पहले से भी ज़्यादा वो लोग अच्छे दोस्त बन गए थे। लेकिन वो लोग कभी भी विंग को अपने पास्ट को भूलने के लिए मदद नहीं कर पाए। विंग को डरावना नाइट में आ जाते थे। वो लोग जब विंग को कहते थे कि उसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, तो विंग ये कहता था कि कम से कम उस सपने की वजह से ही वो लंजा को देख पा रहा है, लंजा की आवाज़ को सुन पा रहा है। अगर वो उस सपने को देखना बंद कर देगा तो वो लंजा से भी नहीं मिल पाएगा। विंचिंग कहती थी कि यह सब विंग का पागलपन है, विंग को अब रियलिटी में वापस आना चाहिए। लेकिन विंग धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रहा था। लेकिन ज़बरदस्ती उन्होंने विंग को डॉक्टर के पास भेज दिया था। विंग का कुछ हफ्ते बाद ही कंसल्टेशन चल रहा था, जिसके चलते विंग धीरे धीरे ठीक हो रहा था। तभी जब कुछ दिन कंसल्टेशन बंद होता था तो विंग फिर से अपने उसी हालत में वापस चला जाता था। विंग बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता है, लेकिन विंग को कभी भी ये उम्मीद नहीं था कि वो इस पड़ाव पर जाके और ऐसी हालत में अपने लंजा से मिलेगा और उसका लंजा उसे पहचानने से भी इनकार कर देगा। दूसरी तरफ डॉक्टर लान वांगजी विंग के जाने के बाद भी अपने चेयर पर वैसे ही बैठा हुआ था, उसी पोजीशन में। उसकी आंखों में गुस्सा, नफरत या फिर दुख या फिर प्यार कहो, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी आंखों में क्या था। उसका आंखें पूरा ब्लैंक था। हजारों इमोशन शो तो हो रहा था, लेकिन कोई पलटने की हालत में नहीं था कि उसके आंखों में एग्जैक्टली क्या था। उसने अपने हाथों को कस के मुट्ठी कराए हुए था और विंग के जाने के बाद गॉड डैम इट ये कह के उसने टेबल पर बहुत ज़ोर से मुक्का मारा, जिस वजह से बहुत ज़ोर से आवाज़ हुआ। विंग के उसके असिस्टेंट वहाँ आना चाहती थी, लेकिन तब भी उसने आंखों से इशारा किया, जिसकी वजह से असिस्टेंट वहाँ से बाहर चली गई। आखिर मेरा दिल ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है? आखिर तुमने ऐसा क्या कर दिया है कि मेरा दिल फिर से तुम्हारे लिए धड़कने लगा है? आई हेट यू वेबुसियर, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। मैं तुमसे सिर्फ रिवेंज लेने के लिए आया हूँ, लेकिन मेरा दिल तुम्हें देखकर ज़ोर ज़ोर से धड़क क्यों रहा है और मुझे तुम्हें देखकर दुख क्यों हो रहा है? तुम आज भी बिल्कुल वैसा ही हो, पैसों के पीछे भागने वाला। तुम्हारे लिए किसी का इमोशन तो कोई मैटर ही नहीं करता। आज भी तुम वही सेल्फिश इंसान हो, लेकिन इस बार नहीं। इस बार तुम फिर से मेरे दिल के साथ नहीं खेल पाओगे। मैं तुमसे रिवेंज जरूर लूँगा। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुमने कितनी ज़्यादा गलती किया है। तुम्हें मेरे दिल के साथ ऐसे नहीं खेलना चाहिए था। खेला तो खेला, तुम फिर से वही खेल दोहरा रहे हो। तुमने मेरे दिल को फिर से जगाया है, इसकी सज़ा तो तुम्हें पाना ही होगा बेगुसिया। ये कह के फिर वांगजी ने अपना मुट्ठी को और भी ज़्यादा कस के बंद कर लिया था, इतना ज़्यादा कि उसके उंगलियों के नाखून उसके हथेली में कर रहा था। लेकिन वांगजी को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि उससे ज़्यादा दर्द तो अभी उसके दिल में हो रहा था, जिसके सामने उसका वो दर्द कोई भी मैटर नहीं करता। उस विंग के लिए वांगजी को क्या क्या सहना पड़ गया था। जब डेस्टिनी ने डिसाइड ही कर लिया है कि उन्हें फिर से मिलाने का, तब इस बार वांगजी भी अपना असली रूप विंग को दिखाएगा। ये सोचकर वांगजी अपने गुस्से भरी निगाहों में उसी फाइल के कॉपी को देखने लगा जो कि विंग का था और उसके पास रह गया था।